चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करने से पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को पहले पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से अलग है, और इसके बारे में और भी आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को आप किस तरीके से बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर बात ये की जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो आप देखो, सबसे पहला जो डेफिनेशन इसका होना चाहिए वो ये हो सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताना चाहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट इन विच इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। आप देखो, जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज में जो आपको ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, वो केवल और केवल मूलधन पे मिलता है। यानी जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो जो हमें ब्याज दिया जाता है वो मूलधन पे दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो आपको ब्याज मिलता ही है, इसके अलावा जो ब्याज है ब्याज पर भी आपको अलग से ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्याज है वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में कहीं ना कहीं ये उसका एक एडवांस वर्जन आप मानकर चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको ब्याज यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मूलधन पर तो ब्याज मिल रहा है, इसके अलावा जो ब्याज है उस पर भी आपको ब्याज मिल रहा है। तो अगर बात की जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे परिभाषित करेंगे, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप ये कह सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी इसमें मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, इसके अलावा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज को समझने का और समझाने का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब मानकर चलो कि कोई कहे कि थोड़ा और स्पष्ट करो इसको, इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ, तब आप क्या बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता है। यानी अगर आपको पहले साल में फर्स्ट ईयर पहले साल में लेट से 100 रुपए का ब्याज मिला है, तो दूसरे वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 100 से कुछ प्लस ही मिलेगा। मतलब चाहे वो आपको 101 रुपए का ब्याज मिले, 102 रुपए का मिले, 103 रुपए का मिले, यानी वो 100 से ज्यादा होगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता था, अगर पहले साल 100 मिल रहा है तो दूसरे साल भी 100 रहता था, पांचवें साल भी 100 रहता था। यानी ब्याज वहां पर फिक्स हो जाता था, यानी इतना ब्याज है तो हर साल उतना ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्याज में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता है और वह लगातार बढ़ता रहता है। तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा सकता है, या फिर ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए ये आपके पास एक दूसरी डेफिनेशन हुई। क्या? जैसे अगर कोई कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा ब्याज जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हो और लगातार बढ़ता रहे, ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसे ऐसे समझें, एन इंटरेस्ट दैट चेंजेस एवरी ईयर एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसे बिल्कुल सीधी भाषा में ज्यादातर लोग जो बोलते हैं, ज्यादातर लोग जो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, वो क्या कहते हैं, आप उनसे पूछो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो वो आपको सीधा जवाब देंगे, बोला सर ब्याज पे ब्याज। तो कई लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, तो आप इसे इस तरीके से भी समझिए
चक्रवृद्धि ब्याज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे? अब आप देखो, जैसे आप ये कह रहे हो कि मूलधन पे ब्याज मिलता है, ठीक है, मूलधन पर आपको ब्याज दिया जाता है, तो मूलधन पे ब्याज तो आपको दोनों में ही मिलता है। मूलधन पे ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, मूलधन पे ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। और जो चीज दोनों में है वो मतलब ऐसा है कि वो अलग नहीं बना रही है। जैसे मानकर चलो कि आपके पास बाइक है और आपके दोस्त के पास भी बाइक है, तो दोनों में अलग क्या हुआ? कुछ अलग नहीं हुआ, दोनों सेम ही है, तो आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ये कहो कि ये एक ऐसा ब्याज है जिसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कह रहे हो ब्याज पर ब्याज, तो यहां से एक बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ब्याज पर ब्याज और दूसरे ब्याज में नहीं मिलता होगा, यानी साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता होगा, यहां ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज ये एक ऐसा गुण है जो इसे अलग करता है, यानी ये इसे साधारण ब्याज से अलग खड़ा कर सकता है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो। और आपको यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि लोग क्यों इसको ब्याज पे ब्याज कहते हैं, क्योंकि मूलधन पे ब्याज मिलना कोई मतलब नई बात नहीं है या कोई विशेष बात नहीं है। ब्याज पर ब्याज मिलना विशेष बात है, और ये जो विशेष गुण है यही चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज से अलग करता है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर ब्याज। अब देखो, हमने जो है इसको तीन तरीके से समझा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है, ये हुआ पहला डेफिनेशन। दूसरा और कैसे बता सकते हैं? और ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा ब्याज जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हो और लगातार बढ़ता रहे, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा सकता है। फिर तीसरा, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी अब आपके पास मैंने तीन तरीके बताए जिससे आप जो है इसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, इसके बारे में बता पाओगे। अब तीन बातें बता दी हैं तो कम से कम आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि अब आप इसे डिफाइन कर पाओ, अब आप इसे बता पाओ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। क्योंकि अक्सर क्लासेस में मैंने देखा है कि जब भी आप किसी स्टूडेंट से ये पूछते हो ना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वो सोचने लगता है कि मैं क्या जवाब दूं, फिर वो जवाब बनाने की कोशिश करता है, यानी उसको ना एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज को बताना कैसे है। तो ये जो जानकारी है ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है। और जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके लिए मेरे पास बेहतर से बेहतर जानकारी होना चाहिए, तब मैं चक्रवृद्धि ब्याज को आगे शुरू करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर? अब हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये मैथ्स में और हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। आप सब लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या इनको आइंस्टीन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं और इनके द्वारा जो रिसर्च वगैरह की गई है, इन्होंने जो मेथड्स दिए थे वो पूरी दुनिया में प्रूव्ड है, मतलब पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। क्योंकि आप देखो फिजिक्स के लिए जब हम बात करते हैं तो दो बड़े नाम निकल के आते हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने जो है चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जब इसको पढ़ा, इसको जाना, तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, मतलब आप चक्रवृद्धि ब्याज का इंपॉर्टेंस समझिए। तो उन्होंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जैसे हमको मालूम है कि इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक और है, 8वां भी है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अब 8वां अजूबा क्यों कहा है वो भी जान लो, क्योंकि
बस पढ़ते रहें और कुछ पता ही ना हो, तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है ये। क्योंकि हम सब लोगों का पढ़ने का मोटिव क्या है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है अगर वो समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही। तो आठवां अजूबा कहा था, और क्या कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि जो इसे समझ लेता है वो लाभ कमाता है, और जो इसे नहीं समझ पाता वह चुकाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे समझ लें। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट मेक्स प्रॉफिट एंड ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट पेज। तो उन्होंने सिंपली ये कहा था कि जो इसे समझ लेता है वो लाभ कमाता है, जो नहीं समझ पाता वो चुकाता है। चुकाता है मतलब आप देखो आज के समय में हमारे देश में रिच और पुअर पीपल जो है उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस दुनिया के 95% जो वेल्थ है उसको कवर करते हैं। यानी 95% पैसा जो है वो केवल 5% लोगों के पास है, और बाकी के जो 95% लोग हैं उनके पास इस दुनिया की वेल्थ का केवल 5% है। ये डेटा आप गूगल कर सकते हैं। तो जब आइंस्टाइन ने इसको समझा और देखा कि ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो रिच लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, इनको कुछ ऐसा पता है जो इन लोगों को नहीं पता। यानी जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको नहीं पता। और वो क्या है, उन्होंने कहा कि उन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। यकीन मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जो रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है उसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है। तो अब ये क्या है, कैसे है, इसको हम मैथ्स की क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकते कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्या इसके लिए फैक्टर हैं। वो तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप इसे रियल लाइफ में ज़रूर समझें। आप जानें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बड़ा चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। अब ये तो मैंने, चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये बताया कि ये चैप्टर आपके मैथ्स के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए भी बहुत अमेजिंग है, और ये आपके मैथ्स को तो अच्छा बनाता ही है, आपकी लाइफ को भी बहुत बेहतर बना सकता है। ठीक है, अब वापस लौट आते हैं अपने काम की बात पर। जैसे अब हम ये जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 टेक्निक होती हैं, 3 टेक्निक्स टू सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका जिसको मैंने नाम दिया है फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड क्या है? ये वो मेथड है जिसे हम अपने एकेडमिक में पढ़ते हैं। एकेडमिक मतलब स्कूल लाइफ में, आपका जो स्कूलिंग हुआ है, तो स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है कि a इक्वल p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ci इक्वल p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो पहला तरीका इस चैप्टर को करने का वो है फॉर्मूला मेथड, और इसको हम बेसिकली कहाँ पढ़ते हैं? अपने एकेडमिक में, यानी अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं। और ये क्या है? ये बिल्कुल बेसिक है, या आप इसको ये माने कि ये बेस है, या फिर आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये कंसेप्ट है।
ठीक है। तो जब हम स्कूलिंग में थे तो वहां पर जो है हमारे क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि कोई क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो हमें वहां पर स्टेप्स को ध्यान में रखना होता था कि मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आया है तो इसको जो है थोड़ा सा बड़ा सॉल्व करना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। हालांकि ये दोनों मेथड इसी मेथड से निकले हैं, क्योंकि अगर बेस नहीं होगा तो कोई भी मेथड नहीं आ सकता। लेकिन केवल बेस पर टिके रहने से भी काम नहीं होना है, आपको आगे भी अगर ग्रो करना है तो आपको और तरीके भी आने चाहिए। तो मैं आपको एकेडमिक मेथड समझाऊंगा कि बेसिक मेथड क्या है, कैसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये तो हुआ हमारे पास पहला मेथड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो मेथड है ये आजकल काफी पॉपुलर मेथड है, इसे बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत आपकी मदद करता है। और अगर मैं बात करूं विशेष रूप से तो ये आपको 3 चीजों में हेल्प करेगा, एक तो प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अगर आपको मूलधन निकालना है तो रेशियो मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन, तो रेशियो मेथड काफी कम समय में आपको आंसर दे देगा। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी आपके लिए रेशियो मेथड बहुत हेल्पफुल है। यानी रेशियो मेथड स्पेशली जो आपको हेल्प करेगा वो 3 चीजों में करेगा। नंबर 1, अगर मूलधन निकालना है तो आप रेशियो मेथड को यूज कर सकते हो। अगर मिश्रधन निकालना है तो ये आपको हेल्प करेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब भी ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल जो पैटर्न है उसे हम बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड, अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ट्री मेथड, ट्री माने तो पेड़ होता है, अब पेड़ का तरीका कौन सा है? तो इसको ट्री मेथड इसलिए कहते हैं कि ये ट्री के शेप में होता है। और इसके नीचे मैंने लिखा है पेनेसिया। पेनेसिया समझते हो? जितने लोग इंग्लिश मीडियम है उनको मालूम है पेनेसिया क्या है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी को ठीक कर दे, उसे हम पेनेसिया कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रामबाण इलाज या रामबाण औषधि। तो ये पेनेसिया का मतलब ये है कि अगर आपने ट्री मेथड सीख लिया तो ये मेथड सबसे ज्यादा पावरफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इस मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ। आप इससे मूलधन निकाल सकते हो, मिश्रधन निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, आप इससे दर निकाल सकते हो, आप इससे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हो। आप जितनी भी चीजें हो सकती हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, वो सब कुछ आप इससे निकाल सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 तरीके समझाऊंगा, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है कि आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब मैं आपको ये 3 पैटर्न समझा दूं तो इन तीनों पैटर्न को पहले तो आप समझें। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो आप बुक की हेल्प से या जो कुछ भी आपके पास नोट्स हैं वहां से आप जो है इसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए, काफी बातें हो गई, अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टेक्निक्स। अब हम इन टेक्निक्स को समझते हैं कि ये 3 तरीके जो मैंने आपको समझाए हैं वो 3 तरीके कैसे काम करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितना होगा? यानी आपको 2 चीजें निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्रधन निकालना है। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो 2 चीजें नहीं पूछेगा, वो या तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या फिर वो आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेगा। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीजें सिखा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपको मेथड बताया है वो बताया है फॉर्मूला मेथड, फर्स्ट टेक्निक।
फॉर्मूला मेथड, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए इक्वल पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। यहाँ पर हमें मालूम है कि जो ए है, ए, तो ए क्या होता है, ए होता है अमाउंट, मिश्र धन, पी क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन, आर होता है रेट और एन होता है टाइम। ठीक है, अब जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देखो, आपको क्या दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको मिश्र धन निकालना है, तो यहाँ से ए इक्वल मूलधन कितना है 1000 इंटू 1+r कितना है 10/100, 2 वर्ष का समय है तो घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, आप देखो 10 का गुणा यहाँ 1 से होगा तो 10 एकम 10, 10 और 1 11/10 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1000 इंटू ये 11/10 है और इस पे घात है 2, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 और 10 का वर्ग कितना होगा 100। कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 121 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1210। ये 1210 क्या है, 1210 आपके पास निकल कर आ गया मिश्र धन, यानी 1000 रुपए अगर आप 10% पर किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो तो 2 वर्ष के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा 1210 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अमाउंट निकालने के लिए तरीका है। अब अगर आपके पास अमाउंट आ गया तो आप सीआई फिर ऐसे निकाल सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अमाउंट हो रहा है हमारे पास 1210, 1210 में से अगर मैं 1000 रुपए हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास रह जाएगा 210, और ये 210 क्या होगा, 210 होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। ये है फॉर्मूला मेथड जो हमने अब तक पढ़ा है अपनी स्कूलिंग में। ठीक है, अब मानकर चलो ये तो मैंने क्वेश्चन कराया आपको मिश्र धन से। ठीक, अगर ये एग्जाम में मिश्र धन नहीं पूछ रहा है, वो केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक और तरीका है, मतलब एक और मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझो। उससे पहले ये क्लियर है सबको, अगर कहीं कोई इशू आए, कोई डाउट आए तो आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर दिक्कत आए तो इस क्लास को आप दोबारा भी चला कर देख सकते हो, बाद में भी आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझिए आप, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जैसे मुझे सीआई जो है, केवल सीआई निकालना है और वो निकालना है बिना अमाउंट को यूज किए, यानी मैं अमाउंट वाले तरीके से सीआई नहीं निकालना चाहता, तो फिर मैं किस तरीके से उसे निकाल सकता हूं वो आपको यहाँ पे समझना। देखो ये रहा सी आई बराबर, तो सी आई बराबर पी, पी कितना है, पी है 1000 इंटू 1+r, 1+r, आर है 10, 10/100 की घात 2, यहाँ पर n टाइम रहता है, -1। और मैं आपको बताऊं ये जो इतना पोर्शन है ये पोर्शन अलग रहता है, यानी यहाँ पर ये ब्रैकेट रहता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10, 11/10 का वर्ग हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू, जैसे ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11/10 का वर्ग हो गया, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100, और इसमें -1 है अलग से। ठीक है, ये इसमें अलग है इस मेथड से। तो 121 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 21, तो ये रह जाएगा 1000 इंटू 21/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्ट केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं इस मेथड का यूज करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूँ।
और ये जो दोनों मेथड अभी मैंने आपको समझाए, ये आपने अपने स्कूलिंग में इसको काफी अच्छे से पढ़ा है। स्कूल लाइफ में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। ठीक, अब ये देखो कि जब हम अपना स्कूलिंग पूरा करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आते हैं, हम जब तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग जॉब्स की, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे फिर वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, व्यापम हो, रेलवे हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जाम्स में जैसे जो आपने स्कूल में पढ़ा उसको थोड़ा सा अपडेट करते हुए, थोड़ा सा उसको एडवांस बनाते हुए कॉम्पिटिटिव में थोड़ा इसको चेंज किया जाता है। यानी वहां पर हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है कि स्पीड बन जाए, टाइम कम से कम लगे, स्टेप्स कम से कम लिखने पड़े और आंसर हमें जल्दी से मिले। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप उसे समझिए। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास वही है, 1,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। अब दूसरा तरीका यहाँ पर सेकंड टेक्निक कैसे करना है उसे आप देखो। एक तरफ तो आपको लिखना है पी का मतलब है प्रिंसिपल मूलधन, और एक तरफ लिखना है ए है मिश्र धन। अब ये काम करता है रेट पर, तो आप ये देखो आपके पास दर कितनी है, दर है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन बना लो आप। जैसे वैसे तो यहाँ पर क्लियर है, अब जो लोग 10% की फ्रैक्शन नहीं बना पाते मैं आपको बताऊं, जैसे 10%, तो 10% हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/10। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम फ्रैक्शन बना लेते हैं तो जो नीचे वाली संख्या है ये संख्या हमेशा क्या होती है, ये होती है आपका प्रिंसिपल मूलधन, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ऊपर वाली संख्या होती है ब्याज इंटरेस्ट। तो मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये तो मैंने लिखा 10, ये 10 है आपका मूलधन, और जब इसमें ब्याज को जोड़ दिया तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो ये अनुपात क्या बना, 10:11। ठीक है, यानी अगर 10% पर आप 10 रुपए किसी को दोगे तो वो 1 रुपए ब्याज के साथ 11 रुपए हो जाएंगे 1 साल में। अब यहाँ टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 2 वर्ष। जितने वर्ष का टाइम है उतनी बार आपको लिखना है। जैसे 10:11 1 वर्ष का समय होता तो मैं इसे 1 बार लिखता, 2 वर्ष का समय है तो मैंने इसे 2 बार लिखा। वहीं अगर ये टाइम 3 वर्ष का होता तो मैं इसे 3 बार लिख देता। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो, 10 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100, 11 × 11 करोगे कितना हो जाएगा, 121। ये 100 क्या है, ये 100 है हमारे पास मूलधन, और ये 121 क्या है, ये 121 है मिश्र धन। आप ये देखो कि क्वेश्चन में मूलधन दिया कितना है, क्वेश्चन में मूलधन दिया है 1,000 रुपए। ठीक है, और हमारा जो अनुपात का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 यूनिट। इसका मतलब 100 यूनिट बराबर है किसके, 1,000 के। तो अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूं तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ रही है तो आप ये देखो, आपको बताना क्या था, आपको बताना था चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो पहले तो मिश्र धन देख लेंगे। ठीक है, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर दिया है यही आपका मिश्र धन है। मिश्र धन कितना दिया है, 121 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर है 10 के। तो जब 1 बराबर 10 है तो 121 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1210। और अब आप देखिए कि ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, हमेशा ध्यान रखें कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, a माइनस p। तो मिश्र धन है 121 और मूलधन कितना है, मूलधन है 100। तो 121 में से अगर 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 121 में से 100 माइनस किया तो 21 यूनिट, 21 यूनिट।
अब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आई है 10, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 21 इंटू 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 210। आप देखिए कि सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिश्रधन कितना मिला है, मिश्रधन मिला है 1210 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 210। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो 210 हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला था और मिश्रधन हमने जब कैलकुलेट किया था तो मिश्रधन कितना आया था 1210। यानी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका हो सकता है वो तरीका ये है। क्लियर? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका तीसरा तरीका देखिए, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये पैनेसिया है, ये जो है रामबाण है, ये सब में लगता है। अब ये कैसे काम करता है उसे थोड़ा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन तो सेम है, 1000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और मिश्रधन बताना है। अब आपको करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है कि ये गलती से 10,000 लिख गया है, तो इसे आप एक जीरो को हटा दीजिए। ये कितना लेना है, ये लेना है आपको 1000। तो करना क्या है, ऊपर तो हमको लिखना है मूलधन, यानी जो मूलधन दिया है उसको आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। मूलधन कितना है अपना 1000, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिखा। अब 2 वर्ष का समय है तो 2 एरो बना लीजिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये बनाए गए हैं, ये पहला और ये दूसरा। अगर 3 का होता तो 3 बनाते, लेकिन चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो पहले 2 वर्ष वाला सीखेंगे फिर 3 वाला। ठीक, अब 10% की दर है, तो पहले वर्ष भी 10% की दर है, दूसरे वर्ष भी 10% की दर है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। जैसे 1000 का अगर 10% हम निकालते हैं तो वो यहाँ से भी हमें 1 जीरो कम करना पड़ेगा और यहाँ से भी हमें 1 जीरो कम करना पड़ेगा और फिर यहाँ से भी 1 जीरो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मिस्टेक हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए देखो कि तरीका क्या है अपने पास। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है मूलधन, कि मूलधन कितना है। ठीक है, तो मूलधन अपने पास है 1000। अब इसकी दर क्या है, दर है 10%, तो 10% यहाँ लिख दिया, 10% यहाँ लिख दिया। अब आप ये देखो कि अगर 1000 का 10% निकालें तो 10% कैसे निकालेंगे, 10/100, तो 0 से 0 और 0 से 0 कितना आएगा, ये आएगा आपका 100 रुपए। लेकिन आप ये देखो कि अगर आपको 10%, 5%, 20%, अगर ये बहुत जल्दी निकालना है तो कैसे मिलेगा, वो तरीका आप सीखिए। ठीक है, जैसे आपको यहां पर दिया है 1000 रुपए, ठीक है, 1000, आपको मालूम है कि जब परसेंट हटाएंगे तो पीछे से 2 जीरो तो हट ही जाएंगी। तो अगर आप जो भी मूलधन दिया है उसमें से, एक मिनट, 2 जीरो हटा लें पहले से ही, जैसे ये 10,000 है, इसमें से मैं 1000 है, सॉरी, तो 1000 में से अगर मैं 2 जीरो हटा लूँ तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 2 जीरो हटाने पर जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू हमेशा 1% होती है। इसका मतलब 1000 रुपए का 1% जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 रुपए। और अगर 1% 10 रुपए आएगा तो 10% कितना आएगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए ये और 100 रुपए ये। अब आप देखो पहले वर्ष में चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो वो बराबर रहता है। अंतर कहाँ से आता है, अंतर आता है दूसरे वर्ष से। तो पहले वर्ष में तो 100 ही है, दूसरे वर्ष में 100 रुपए जो ब्याज मिला वो तो मिल गया आपको मूलधन पे। अब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इसका मतलब इस 100 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 10%। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या है अगर उसके 2 जीरो हटा लिए जाएं तो वो 1% बन जाती है। वैसे तो आपको सीधे पता है कि 100 का 10% कितना होगा,
10 हो जाएगा। अब आप यहाँ एक बात ये समझिए कि ये जो नीचे आपको संख्या दिख रही है, जैसे ये वाला 100, ये वाला 100 और ये वाला 10, अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 100 और 100 200, 200 और 10 210। अगर चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ लिया जाए तो जैसे 1000 तो ये है और 210 ब्याज के हैं, तो 1000 और 210 हो गए 1210। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा मिश्र धन। तो इस तरीके से ये तीसरा पैटर्न है जिसको हम काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इन तीनों पैटर्न को एक बार अच्छे से फिर समझिए। क्लियर? देखें, सबसे पहले आप पहला पैटर्न जानिए कि पहला पैटर्न क्या है। पहला पैटर्न है हमारे पास फॉर्मूला मेथड, जिसमें आपके पास ये कह रहा है क्वेश्चन कि 1000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और मिश्र धन बताओ। तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये आपने पढ़े हैं अपने स्कूल लाइफ में, एक तो आपने पढ़ा होगा A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। एक दूसरा आपने पढ़ा होगा CI बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n माइनस 1। अगर मिश्रधन निकालना है तो इसे लगाएंगे, अगर डायरेक्ट ब्याज लगाना मतलब ब्याज अगर आपको निकालना है तो आप इसे लगा सकते हो। क्लियर? और मैंने यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो है हमारे पास रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या करना है, जो आपको परसेंट दिया हुआ है, जैसे 10% दिया है तो 10% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी हो जाएगी 1/10। नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा होती है मूलधन और ऊपर वाली जो संख्या है वो हमेशा होती है ब्याज। तो मूलधन को आप यहाँ लिखो 10, अब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिश्रधन 11। 10:11 ये हो गया पहला वर्ष। जितना वर्ष है उतनी बार इसको लिखो, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखो, 10/11 10/11। 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 100, और 11 और 11 का गुणा करेंगे तो हो गया 121। ये 100 रुपए क्या है, ये 100 है आपका मूलधन और 121 मिश्रधन। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो मूलधन था वो था 1000, इसका मतलब 100 यूनिट बराबर 1000। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 10 रुपए। तो मिश्रधन हमारे पास कितना था 121 यूनिट। तो जब 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर है तो 121 किसके बराबर होगा, 121 का 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरे पास आ गया 1210। वहीं अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दूं तो ब्याज आ जाता है। तो 121 में से अगर 100 माइनस कर दें तो 21 यूनिट आ गया ब्याज। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 210 होगी। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला दूसरा पैटर्न था। अब तीसरे में क्या है, जो आपका मूलधन दिया है उस मूलधन को हम लिखते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर, फिर जो दर है उस दर को यहाँ लिखा जाता है। अब ये एरो कितने बनाने हैं ये डिपेंड करता है कि कितना आपको टाइम दिया है। अगर 2 वर्ष का समय है तो 2 बना लेंगे, 3 का है तो 3 बनाएंगे। अब जब मैंने 1000 का 10% निकाला तो वो मुझे कितना मिला, 100 रुपए। पहले वर्ष में चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो वो समान रहता है, बदलता नहीं, तो ये 100 ही रहेगा। अब दूसरे वर्ष में मूलधन पे तो मुझे ब्याज मिला 100 रुपए, लेकिन जो पहले साल का ब्याज था उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, इसलिए तो इसे हम ब्याज पे ब्याज कहते हैं। तो इस 100 पे कितना मिलेगा, 10%। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। अब जो नीचे तीनों वैल्यू हैं ये तीनों कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 100 और 100 200, 200 और 10 210, ये मेरे पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और इसे अगर मैं इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूं तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 1210। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीसरा पैटर्न है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था
कि चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। तो मैंने आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन कराया, फॉर्मूला मेथड से बता दिया, रेशियो से बता दिया और ट्री मेथड से बता दिया। फिलहाल चूंकि क्लास का टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं इसी पैटर्न से बनने वाले बाकी और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप जो है कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना सीरियस हो अपनी करियर को लेकर और अपनी लर्निंग को लेकर। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस बाकी और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर हमारे किसी शेयर करने से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है तो आप जो है वो प्रयास ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद, और आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।